नमस्कार दोस्तों, मैं रमा सिंह गडिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही क्योंकि उत्तराखंड की एलटी की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से संबंधित भी हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कला की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामान्य ज्ञान में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो आज का अंक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत में मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियां हैं? विकल्प है 1, 2, 3 या 4। तो भारत में मंदिर स्थापत्य की मुख्यतः 3 शैलियां प्रचलित हैं, बेसर, नागर और द्राविड़। जो नागर शैली के मंदिर हैं अधिकांश उत्तर भारत में हैं और द्राविड़ शैली की जो मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में हैं। बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में बनाए गए हैं, लेकिन बेसर शैली का प्रयोग द्राविड़ और नागर दोनों के साथ में मिश्रित रूप से किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एकाश्म मंदिर का उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर कैलाश मंदिर। तो एकाश्म मंदिर का उदाहरण है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है, गुफा संख्या 16। एकाश्म का अर्थ होता है एक ही चट्टान को काट करके जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं उसे एकाश्म मंदिर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम दक्षिण भारत में महाबलीपुरम के मंदिरों को देखेंगे तो वो भी एकाश्म मंदिर के ही उदाहरण हैं। तो एकाश्म मंदिर का अब आप अर्थ समझ चुके होंगे और आशा करता हूं कि अब आप इस प्रश्न को सही करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, नागर शैली के अधिकांश मंदिर स्थित हैं दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में। तो नागर शैली के अधिकांश जो मंदिर हैं वे उत्तरी भारत में स्थित हैं। चौथा प्रश्न है, देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? मौर्य स्थापत्य का, गुप्त स्थापत्य का, पल्लव स्थापत्य का या फिर राष्ट्रकूट स्थापत्य का? तो देवगढ़ का जो मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य का उदाहरण है या उसका प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? त्रिकूट प्रकार का, एकायतन प्रकार का, पंचायत प्रकार का या फिर द्विकूट प्रकार का? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है पंचायत प्रकार का। अब यहाँ पर देखिए कि पंचायत प्रकार होता क्या है। पंचायत प्रकार वो होता है जब कोई मुख्य मंदिर और उसके आसपास छोटे छोटे अन्य मंदिर भी बनाए जाते हैं या मंदिरों का समूह बनाया जाता है, उसे पंचायत प्रकार कहा जाता है। छठा प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसका उदाहरण है? राष्ट्रकूट कला का, चालुक्य कला का, चंदेल कला का या फिर मौर्य कला का? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वे चंदेल कला का उदाहरण है और जो खजुराहो के मंदिर हैं वे चंदेल राजवंश ने ही बनवाए थे। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिर में गौपुरम क्या होते हैं? द्वार, शिखर, मंदिर का मुख्य स्थान या प्रदक्षिणा पथ? तो दक्षिण भारत में जो गौपुरम होते हैं वे मंदिर के द्वार होते हैं, यानी कि जो गेट होते हैं मंदिर के उन्हें ही गौपुरम कहा जाता है। और दक्षिण भारत के अगर आप मंदिरों को देखेंगे तो वहाँ पर द्वार मुख्य रूप से जो है प्रवेश द्वार काफ़ी अलंकृत रूप से बनाए जाते हैं और यह एक काफ़ी अच्छा उदाहरण भी है वास्तुकला का। आठवां प्रश्न है, गर्भगृह क्या होता है? मुख्य मूर्ति का स्थान, विमान, शिखर या मंडप? तो गर्भगृह होता है मुख्य मूर्ति का स्थान। जैसे कि किसी भी मंदिर में वहाँ पर अनेक जो है वास्तुकला के नमूने दिखाई देते हैं, अनेक जो है वहाँ पर कमरे या कक्षों का निर्माण किया जाता है, लेकिन वह स्थान जहाँ पर उस मंदिर की मुख्य मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है वह गर्भगृह कहलाता है और किसी भी मंदिर का यह मुख्य आकर्षण होता है और यहीं पर गर्भगृह में पूजा अर्चन का कार्य किया जाता है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से बना है? केदारनाथ, 64 योगिनी मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर या भीतरगांव का विष्णु मंदिर? तो ईंटों से जो बना है मंदिर वह है भीतरगांव का विष्णु मंदिर। 10वां प्रश्न है, श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव,
राम या कार्तिकेय। तो श्री रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। तो कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिर का नाम दिया होगा और पूछा होगा कि यह किस देवी या देवता को समर्पित है। 11वां प्रश्न है, गढ़कालिका मंदिर किस स्थान या किस जगह में स्थित है? गढ़कालिका मंदिर जो है वो किस स्थान में स्थित है? उज्जैन, नासिक, देहरादून या मदुरई। तो यह जो है गढ़कालिका मंदिर यह उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश में। 12वां प्रश्न है, राज रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? वाराणसी, भुवनेश्वर, मथुरा या गोरखपुर। तो राज रानी मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। 13वां प्रश्न हमारा, अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में बना है? बेसर, नागर, द्रविड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि अयोध्या का जो राम मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और हाल ही में इसका जो है लोकार्पण भी किया गया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो सामान्य ज्ञान की दृष्टि से अगर मंदिरों की बात करें तो हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा, वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राम मंदिर किस शैली में बना है? वो शैली है नागर शैली। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं, नागर, बेसर और द्राविड़, और अधिकांश उत्तर भारत के जो मंदिर है वे नागर शैली में बनाए गए हैं। 14वां प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में कौन सा मंदिर स्थापत्य का हिस्सा था? अब यहाँ पर देखिए, यज्ञवेदी, हवन कुंड, गौपुरम या रंगशाला। तो 9वीं शताब्दी में जब मंदिर बनाए जाते थे तो मंदिर स्थापत्य का इन 4 विकल्पों में से कौन सा हिस्सा हुआ करता था? तो गौपुरम जो है 9वीं शताब्दी से बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं वो 9वीं शताब्दी से बनाए जा रहे हैं, वो स्थापत्य का हिस्सा 9वीं शताब्दी से है। 15वां प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा से किस मंदिर को जाना जाता है? मोढेरा सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर या फिर उपरोक्त सभी। तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 16वां प्रश्न है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल या उड़ीसा। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। 17वां प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उत्तराखंड का अगर आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे। कोटी बनाल शैली में भवनों को कहाँ बनाया जाता है? कोटी बनाल एक शैली होती है जिसमें भवनों को बनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोटी बनाल शैली में भवनों को कहाँ बनाया जाता है? तो राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो कोटी बनाल शैली में भवनों को बनाया जाता है उत्तराखंड में, और खासकर अगर आप रवाई घाटी यानी कि जो उत्तरकाशी का रवाई क्षेत्र है वहाँ पर, और उत्तरकाशी का जो गंगोत्री का क्षेत्र है उसमें भी ये कोटी बनाल शैली के मकान बनाए जाते हैं, और पत्थर लकड़ी से ये मकान बनाए जाते हैं, और 5-5 मंजिले मकान भी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और ये भवन तब काफ़ी चर्चा का विषय बने थे जब 90 के दशक में उत्तरकाशी में भीषण भूकंप आया था और ये मकान बिल्कुल सुरक्षित उस भूकंप को झेल चुके थे। तो तब जितने भी इंजीनियर थे जो भवन निर्माण में रुचि रखते थे, उन्होंने इस शैली का काफ़ी विशद अध्ययन किया था और पाया था कि ये जो शैली है ये काफ़ी उन्नत शैली है और भूकंप के झटकों को ये सह सकती है। और यहाँ पर जो मकान अभी भी जो हैं वो भी कम से कम 400 500 साल के उनकी आयु हो चुकी है। 18वां प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम व सुभद्रा की मूर्तियां बनी हैं, पीतल की, काष्ठ की, स्वर्ण की या फिर अष्टधातु की। तो पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर हैं वहाँ पर कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं वो काष्ठ की बनी हुई हैं। तो ये काफ़ी रोचक तथ्य है। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी की, तो यहाँ पर लकड़ी की जो है मूर्ति स्थापित की गई है। तो अन्य मंदिरों में अगर आप देखें तो या तो वहाँ पर पाषाण की मूर्तियाँ मिलेंगी, अष्टधातु की मूर्ति मिलेगी या फिर आपको संगमरमर की मूर्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर लकड़ी की मूर्ति बनाई गई है कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की।
19वां प्रश्न है, उत्तराखंड में एकमात्र राहु का मंदिर कहाँ स्थित है? कटारमल, पैठाणी, जागेश्वर या लाखामंडल? तो उत्तराखंड में एकमात्र राहु का मंदिर जो है वो पैठाणी में स्थित है, और पैठाणी जो है पौड़ी जनपद में एक जो है छोटा सा एक गांव है। 20वां प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिरों को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? 1981, 1982, 1983 या फिर 1984? तो महाबलीपुरम के मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1984 में। तो कई बार जो प्रसिद्ध मंदिर हैं और खासकर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुके हैं, कई बार उनके उन सनों को भी पूछा जाता है जिस वर्ष उन्हें घोषित किया गया था विश्व विरासत। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड का महासू देवता का मंदिर किस शैली में बना है? कत्यूरी, द्रविड़, कोटी बनाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड का महासू देवता का मंदिर। तो उत्तराखंड में अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी और कलात्मक दृष्टि से भी इस प्रश्न को जरूर समझ लीजिएगा कि उत्तराखंड का जो महासू देवता का मंदिर है वो बनाया गया है कोटी बनाल शैली में। और कोटी बनाल शैली रवाई घाटी में और गंगा घाटी में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिरों का और भवनों का निर्माण कोटी बनाल शैली में किया जाता है। 22वां प्रश्न है, महाबलीपुरम में कितने रथ मंदिर हैं? महाबलीपुरम में कितने रथ मंदिर हैं? 2, 3, 4 या 5? तो महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर हैं, और ये 5 रथ मंदिर जो हैं पंच पांडवों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर 5 रथ मंदिर बनाए गए। 23वां प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित होकर कौन सा प्रसिद्ध भवन बनाया गया है? राष्ट्रपति भवन, त्रिमूर्ति भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर संसद भवन? तो 64 योगिनी मंदिर, अगर आपने इसका चित्र देखा होगा तो 64 योगिनी मंदिर बिल्कुल गोलाकार स्थापत्य कला का नमूना है, और यहाँ पर 64 मंदिरों का ये समूह है। और इस मंदिर समूह से प्रेरित होकर ब्रिटिशों ने संसद भवन को बनाया था। तो अगर आप संसद भवन की इमारत को अगर उसका एरियल लुक देखें, ऊपर से देखें, और ठीक 64 योगिनी मंदिर को भी उसका एरियल लुक देखें, तो काफ़ी साम्यता रखते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि संसद भवन को बनाने वाले जो वास्तुकार थे उन्होंने 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरणा ली थी। 24वां प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? कोटी बनाल, कत्यूरी, द्राविड़ या फिर नागर? देखिए केदारनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है जो उत्तराखंड में स्थित है, और काफ़ी चर्चा में ये आया है जब से 2013 की आपदा हुई है। उसके बाद से हमेशा यहाँ पर कुछ न कुछ जो है चर्चा का विषय ये बना रहता है। तो पूछा गया है यहाँ पर कि केदारनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? विकल्प है कोटी बनाल, कत्यूरी, द्रविड़ या फिर नागर। तो केदारनाथ मंदिर जो है वो कत्यूरी शैली में बनाया गया है, और कत्यूरी जो एक राजवंश था उस समय जो भी वास्तुकला के नमूने बनाए गए थे, चाहे भवनों के हो या मंदिरों के हो, उन्हें ही कत्यूरी शैली कहा जाता है। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो भगवान शंकर के मंदिर हैं उनका अगर आप लुक देखेंगे तो कत्यूरी शैली में ही उनको बनाया गया है। 25वां प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किए थे? तो देखिए मंदिरों से संबंधित जो प्रश्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, किस शैली में बने हुए हैं, किस देवता को या देवी को समर्पित हैं, या फिर किस राजवंश के समय बनाए गए हैं, किस जगह पर स्थित हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको पूरे फैक्ट को समझना होगा, क्योंकि परीक्षा में किसी भी फैक्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने किया था, या खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किए थे, ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है चंदेल, चालुक्य, वाकाटक और सिंधिया। तो खजुराहो जो मंदिर हैं उनको बनाया था चंदेल राजवंश ने, और चंदेल राजवंशों ने जो खजुराहो मंदिर जो समूह है उनका निर्माण किया था, और काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, और पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर हर वर्ष हजारों पर्यटक इनको देखने के लिए जाते हैं। 26वां प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना है? और ये प्रश्न जो है UKSSC जूनियर असिस्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 28 अक्टूबर 2018 को जो परीक्षा हुई थी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप जब मंदिर स्थापत्य की
बात करते हैं तो वहाँ पर उत्तराखंड के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना है? कोटिबनाल, कत्यूरी, पंवार शैली या फिर द्रविड़ शैली? तो बद्रीनाथ मंदिर को बनाया गया है पंवार शैली में, तो विकल्प सी सही हो जाता है। और ये प्रश्न 2018 में यूके SSC जूनियर असिस्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। 27वां प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी? तो जागेश्वर धाम जो स्थित है वह है अल्मोड़ा जनपद में, और जागेश्वर धाम में करीबन 250 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह वहाँ पर दिखाई देता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी है। हालांकि जागेश्वर धाम में अब जो है सामान्य रूप से पूजा अर्चना नहीं की जाती है, और ये भी एक जो है ASI की साइट है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये एक खास साइट है। 28वां प्रश्न है, जागेश्वर धाम को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? एकेश्वर, बाड़ाहाट, हाटकेश्वर या फिर बिनसर? तो जागेश्वर धाम को पुराणों में जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है हाटकेश्वर। तो कई बार जो पुरातन नाम है उन नामों को भी पूछ लिया जाता है, तो उत्तराखंड के उन सभी शहरों के नामों को भी आप जरूर देखिएगा जिनको बदला गया है, जिनके प्राचीन नाम रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सूची बनाएंगे मंदिरों की या शहरों के नामों की जिनका प्राचीन नाम कुछ और था और आधुनिक नाम उनका या वर्तमान में उनको किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो कई बार उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सामान्य ज्ञान में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड में हाट काली का मंदिर कहाँ स्थित है? पुरोला, गंगोली हाट, ग्वालदम और कालसी? तो उत्तराखंड में हाट काली का मंदिर कहाँ स्थित है? हाट काली का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है कुमाऊं क्षेत्र में, और ये स्थित है गंगोली हाट में। तो कई बार ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी बाखली कहाँ स्थित है? और जो कुमाऊं अंचल के जो छात्र हमसे जुड़े होंगे वो इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो लोग इस प्रश्न को नहीं समझे हैं मैं उनको समझा देता हूँ। बाखली यहाँ पर जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है एक भवनों की श्रृंखला, यानी कि कई सारे जब भवन एक सीध में या एक पंक्ति में चिपका करके बनाए जाते हैं उसे बाखली कहा जाता है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी बाखली कहाँ स्थित है? प्रश्न में ये पूछा गया है। विकल्प है कुमाटी, सुमाड़ी, कपकोट और मनकोट। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो बाखली है वो कुमाटी गांव में है, और ये जो कुमाटी गांव है ये नैनीताल जिले में जो रामगढ़ ब्लॉक है, रामगढ़ विकास खंड है, वहाँ पर ये कुमाटी गांव है, और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी बाखली होने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। हालांकि पलायन की मार इस बाखली पर भी पड़ी, और एक समय में इस बाखली में कम से कम 24 से अधिक परिवार रहा करते थे, और वर्तमान में 5 या 6 परिवार ही इस बाखली में निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं पलायन की मार हमारी सांस्कृतिक धरोहरों पर भी पड़ रही है, और उन मंदिरों पर भी पड़ रही है जो एक समय में काफ़ी गुलजार रहा करते थे, जहाँ पर पूजा अर्चना हुआ करती थी। धीरे धीरे करके मानवीय जब गतिविधियां कम हो जाती हैं तो धरोहरें भी नष्ट होने की कगार पर आ जाती हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र निर्माता होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, वो इस प्रकार के प्रश्नों को भी प्रश्न पत्र में शामिल करते हैं और देखते हैं कि आप अपने क्षेत्र की कलात्मक जो चीज़ें हैं या वास्तुकला के नमूने हैं या फिर भवन निर्माण के नमूने हैं उसमें आपकी कितनी दिलचस्पी है। सिर्फ आप किताबी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पर ही निर्भर न रहें, और जितने भी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उनको भी आप जरूर देखिएगा। 31वां प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य में देवकोष्ठ किस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं? और प्रश्न को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। मंदिर स्थापत्य में देवकोष्ठ किस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं? विकल्प है वस्तुएं रखने के लिए, पुस्तकें रखने के लिए, मूर्तियां रखने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसा कि इसका नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा, देवकोष्ठ यानी कि अगर आपने मंदिरों में आले बने हुए देखे होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ प्राचीन जो घर होते हैं उत्तराखंड में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सामान रखने के लिए दीवार पर आले बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं आलों को देवकोष्ठ के नाम से पुकारा जाता है मंदिर स्थापत्य कला में, और यहाँ पर इन जो देवकोष्ठ होते हैं इसमें मूर्तियाँ रखी जाती हैं, यानी कि जो मंदिर
में देवकोष्ठ बने होते हैं उनमें मूर्तियां रखी जाती है, तो मूर्तियां रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। 32वां प्रश्न है, नागर शैली में द्वारों पर अधिकांश बनाए जाते हैं। नाग, यक्ष व किन्नर, गंगा व यमुना, इनमें से कुछ नहीं। तो जो नागर शैली के जो मंदिर हैं उनमें अधिकांश रूप से जो द्वार होते हैं उन द्वारों पर बनाए जाते हैं गंगा व यमुना को। तो उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं, तो उनमें गंगा व यमुना को बनाया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड का बैजनाथ मंदिर किस शैली का बना हुआ है? विकल्प है नागर, कत्यूरी, कोटिवनाल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का जो बैजनाथ मंदिर है वो बनाया गया है नागर शैली में। 34वां प्रश्न है, श्रवण बेलगोड़ा मूर्ति शिल्प किस धर्म से संबंधित है? और यहाँ पर विकल्प है बौद्ध, जैन, यहूदी या फिर सिख। तो श्रवण बेलगोड़ा जो मूर्ति शिल्प है वो जैन धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर जो गोमतेश्वर बाहुबली की ये प्रतिमा है, और काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु जाते भी हैं इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए। 35वां प्रश्न है, उत्तराखंड में 84 कुटिया प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? विकल्प है लाखामंडल, कोटेश्वर, ऋषिकेश या फिर गंगोत्री। तो उत्तराखंड में 84 कुटिया जो प्रसिद्ध स्थल है वो स्थल स्थित है ऋषिकेश में। तो 84 कुटिया इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 70 के दशक में अमेरिकी पॉप म्यूज़िक ग्रुप बीटल्स आकर के रुका था, और काफ़ी समय तक ये यहाँ पर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी सारी म्यूजिक कंपोजिशंस को यहाँ पर जो है कंपोज़ किया था, और जो बाद में जब ये गाने रिलीज़ हुए तो काफ़ी फेमस हो गए थे, और फिर पूरी दुनिया का ध्यान इन 84 कुटिया पर गया था। और इस 84 कुटिया को महेश आश्रम, योगी महेश आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर 84 छोटी छोटी कुटिया हैं, इसलिए इन कुटियाओं के कारण इस पूरे के पूरे कैंपस को 84 कुटिया का नाम दिया गया है। और यहाँ पर देश विदेश से प्रतिवर्ष काफ़ी पर्यटक इन 84 कुटियाओं को देखने के लिए आते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, और अगर आप ऋषिकेश के पास हैं तो कभी ना कभी आप इन 84 कुटियाओं को ज़रूर एक्सप्लोर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर जो है पर्यटक भी आते हैं, और बीटल्स का एक ऐसा स्थान रहा है म्यूजिक के क्षेत्र में, तो उनसे भी जुड़ा होने के कारण लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। 36वां प्रश्न है, सप्त पैगोड़ा के नाम से कौन से मंदिर जाने जाते हैं? सप्त पैगोड़ा के नाम से कौन से मंदिर जाने जाते हैं? विकल्प है कामाख्या देवी, कोणार्क, मोढेरा सूर्य मंदिर या फिर महाबलीपुरम। तो सप्त पैगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं महाबलीपुरम के मंदिर, और ब्लैक पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो आप इस सप्त पैगोड़ा और ब्लैक पैगोड़ा में कंफ्यूज न होइएगा। 37वां प्रश्न है, खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? जो खजुराहो मंदिर समूह है वहाँ पर कितने मंदिर हैं उनकी संख्या पूछी गई है, और विकल्प में 15, 20, 25 और 30 की संख्या दी गई है। तो खजुराहो में टोटल जो मंदिरों की संख्या है वो है 30। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार मंदिर समूहों में मंदिरों की संख्या भी पूछी जाती है। 38वां प्रश्न है, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर वराह मंदिर। तो खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 39वां प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर में कितने जोड़े चक्के लगे हुए, यानी कि वहाँ पर कितने पहिए कोणार्क के सूर्य मंदिर में प्रदर्शित किए गए हैं उनकी संख्या पूछी गई है, और ये संख्या पेयर के रूप में पूछी गई, यानी कि टोटल चक्र या टोटल चक्कर, ये टोटल पहियों की संख्या नहीं पूछी गई है। तो आप इस पर भी कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, यहाँ पर जोड़े की संख्या पूछी गई, यानी कि कितने जोड़े वहाँ पर चक्के लगे हुए हैं। और विकल्प में देखिए 6, 12, 16 और 20। तो कोणार्क सूर्य मंदिर में कितने जोड़े चक्के लगे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 12। और अगर टोटल चक्रों की संख्या पूछी जाती है, टोटल पहियों की संख्या पूछी जाती है, तो वहाँ पर 24 जो है पहिए टोटल लगे हैं। जोड़ों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो वो 12 जोड़ी चक्के लगे होंगे। 40वां प्रश्न है, शिखरों को किस काल से मंदिरों में बनाना आरंभ किया गया? और यहाँ पर विकल्प है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल और प्रतिहार काल। तो जो शिखर हैं मंदिरों में वो गुप्त काल से आरंभ हुए थे बनने,
और गुप्त काल से पहले जो भी मंदिर बनते थे उनकी जो छत होती थी वो चपटी होती थी। और उससे भी अगर हम आगे का काल को देखें तो उससे आगे के काल में जो है मंदिरों को सिर्फ चारों तरफ से जो दीवारें होती थी और छत भी नहीं होती थी। तो अगर हम मंदिरों का आरंभ देखें, उद्भव देखें, तो पहले खुले जगह पर जो है प्रतीकों को रखा जाता था, उसके बाद चार दीवारें बनी, फिर छत बनी जो चपटी होती थी। लेकिन गुप्त काल आते आते, गुप्त काल से मंदिरों पर गुंबद या शिखर बनाने का जो है प्रचलन हो चुका था। और आज आधुनिक रूप में भी हम देखते हैं तो मंदिरों में शिखर बनाए जाते हैं। आज के अंक का जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है। शेखर जोशी, डॉक्टर यशवंत कटोच, डॉक्टर यशोधर मटपाल और डॉक्टर रणवीर बिष्ट। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, जमीन चित्र किस कलाकार का है। विकल्प थे मंजीत बाबा, नलिनी मलानी, एम.एफ. हुसैन और डॉक्टर रणवीर बिष्ट। तो जमीन जो चित्र है वो है एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन साहब का। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने मंदिर स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, साथ ही और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हमने उन प्रश्नों को देखा जो आपको कलात्मक दृष्टि से पूछे जा सकते हैं या फिर सामान्य ज्ञान की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का अंक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।